गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हमने सेकंड क्लासिफिकेशन करनी है, डेट इज इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. Okay, so there is a certain interaction between the particles of dispersed phase and dispersion medium. ठीक है, उसी के बेसिस पे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज योर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन. व्हाट इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन? ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, उसको लायोफिलिक बोलते हैं. ठीक है, लायोफिलिक में डिस्पर्शन मीडियम ऑलवेज वाटर रहेगा. ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन का मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो आप रोटियां बनाते हैं. रोटियां बनाने से पहले आप आटा गूंथते हैं. ठीक है, तो जब आटे में पानी को डाला जाता है, ठीक है, तो आटा क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इट इज़ नोन एज लायोफिलिक. और जब आटा और पानी आपस में मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं. दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होगा. ठीक है, रिवर्सिबल मतलब हम इसको उल्टा कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो आपने आटे में पानी डाल दिया है, तो और अगर आपको आटा वापस चाहिए, उसमें पानी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाहर सनराइज में रख लेंगे और सन क्या करेगा, सारा पानी सोख लेगा और आपको आटा वापस मिल जाएगा. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ठीक है, अब हम जब इसको सन में रख रहे हैं तो सन इसका पानी निकाल रहा है. ठीक है, तो पानी, दिस इज वाटर. मैंने अभी क्या कहा, जो उसके अंदर पानी है वो क्या बिहेव करेगा, दिस इज योर डिस्पर्स्ड मीडियम. ठीक है, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वैसे ही इसमें डिस्पर्शन मीडियम होता है. आप कंफ्यूज मत करना, डिस्पर्स्ड फेज कभी भी डीपी, ठीक है, डीपी से याद रखो, कभी भी डीपी या डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और कभी भी अगर हम डिस्पर्शन मीडियम की बात कर रहे हैं तो पानी की बात कर रहे हैं. हमेशा पानी नहीं होगा. ओके, हमेशा लायोफिलिक. जब लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे तभी उसमें पानी होगा. तो फर्स्ट वन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. ओके, नाउ सेकंड वन इज इट इज अ रिवर्सिबल इन नेचर. एंड थर्ड वन, इट इज़ वेरी स्टेबल. ये काफ़ी स्टेबल होते हैं. जैसे आप एक बार आटा गूंद लो, ठीक है, अगर आपने एक बार आटा गूंद लिया तो आटा फिर स्टेबल रहता है, ज़्यादा इंटरेक्ट. जब आटा गीला नहीं आपका होता, आपका सूखा होता है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. ठीक है, पर जब आटे में जितनी कैपेसिटी है पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. तो इट इज़ अ स्टेबल. ऑल्सो आप मिट्टी में पानी मिला दो, ठीक है, वो भी आपके पास लायोफिलिक सॉल्यूशन बन जाएगा. तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. और नेक्स्ट है, ये जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होते, इनके पीपीटी जल्दी नहीं बनते. ठीक है, किसी भी मेथड से. अब एक बार आटा बन गया, आटे में आप ऐसा क्या डालोगे कि आटे का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा. ठीक है, तो इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते हैं. तो ये नेचुरल मेथड से बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है. ठीक है, अब उसके बाद आपके पास ठीक इसका अपोजिट आता है, डेट इज़ लायोफिलिक. This is not lyophilic, this is your lyophobic. फोबिक होता है जो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता. इसका मतलब यहाँ डिस्पर्शन फेस वाटर नहीं होगा. डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन फेस नहीं, डिस्पर्शन मीडियम. यहाँ डिस्पर्शन मीडियम वाटर नहीं होगा. दूसरे केस में डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या था, पानी था, पर इस केस में डिस्पर्शन मीडियम आपका पानी नहीं रहेगा. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि डिस्पर्शन मीडियम इसमें पानी नहीं होगा. अच्छा, जो लायोफोबिक सॉल्यूशन होते हैं वो सबसे पहले बात, ये केमिकल मेथड से बनते हैं. ठीक है, वो नेचुरल तरीके से बन रहे थे और ये केमिकल मेथड से बनते हैं, स्पेशल टाइप के मेथड से बनते हैं. और इनको क्या बोलेंगे, वहाँ हमने क्या बोला था कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था. ठीक है, अब यहाँ पे पानी नहीं है तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा. ठीक है, सो कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज अ नो एफिनिटी और देयर इज अ नो
force of attraction between the particles of colloidal dispersed phase and dispersion medium is known as a lyophobic कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, ये स्पेशल मेथड से बनते हैं। ठीक है, और फिर हमने वहाँ क्या बोला था, वो दूसरा रिवर्सिबल था ये। ठीक है, वो रिवर्सिबल था, उसको हम उल्टा कर सकते हैं। ये ई रिवर्सिबल है, याद रखना, ई रिवर्सिबल, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई केमिकल मिला देते हो तो केमिकल पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा और उसको हम उल्टा नहीं कर सकते, उसमें से केमिकल को बाहर नहीं निकाल सकते। उसमें क्या था, उसमें प्रेसिपिटेट नहीं, पीपीटी नहीं बनते थे, पर इसमें पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दिस कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म दैट इज़ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन। ठीक है, so next one is a classification based on type of particle. This is your third one is a type of particle of DP. DP means dispersed phase, और dispersed phase क्या हुआ, solute. ऑलवेज कभी भी डीपी की बात कर रहे हैं तो एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन हमें ऐसे भी मिले जिसमें उसके डिस्पर्स्ड फेज में क्या था, थोड़ा फ़र्क था। किस टाइप का फ़र्क था, जैसे इसमें फर्स्ट वन में आते हैं मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड्स। ऑलरेडी मैंने इसके नोट्स आपको दे दिए हैं, तो नोट्स आपने सेम बना लेने हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या एटम, ठीक है, किसी चीज़ की जो या एटम है या तो मॉलिक्यूल्स है, उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम उसके कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। मानो कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल्स है, उसका साइज़ इतना छोटा है कि हम उसके कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के लिए कितना रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो वो रेंज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो वो रेंज आप कितनी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए वो रखी गई थी 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। अगर आपके पास 1 नैनोमीटर का कोई पार्टिकल है या 1000 नैनोमीटर का पार्टिकल है, ठीक है, और 1000 नैनोमीटर तक के बीच का पार्टिकल है, वही कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। पर अगर आप सोचो कि 1 नैनोमीटर से भी कम साइज़ हो तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, और अगर 1000 से भी ज़्यादा हो तो वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा नहीं। ठीक है, पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि एटम और मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी कम है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा तरीका बनाएंगे कि इसका साइज़ कैसे 1 नैनोमीटर तक आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है इसका साइज़ क्या हो, 0.5 नैनोमीटर हो। ठीक है, और एक एटम का 0.5 है तो दूसरे का भी क्या होगा, 0.5 नैनोमीटर है। ठीक है, हो सकता है किसी का क्या हो 0.02 नैनोमीटर हो, किसी का 0.3 नैनोमीटर है और किसी का 0.5 नैनोमीटर है। ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है, 1 नैनोमीटर तक लाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ 0.5 कर दूँ तो 1 नैनोमीटर बन रहा है, या इन सबको भी कंबाइन कर दूँ तो भी हमारे पास 1 नैनोमीटर के पास बन रहा है। इसका मतलब ठीक है, मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड्स क्या होंगे जिसमें हम एटम्स जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी कम है, ठीक है, उसके बहुत से एटम्स को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, ताकि उसका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक पहुंच सके। तो इसी को ही हम मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड्स बोलते हैं। ठीक है, दिस मीन्स atoms or smaller molecules of a substance whose size is less than 1 nanometer aggregate together to form a particle of a colloidal solution. The type of colloidal solution is known as first one is a multimolecular colloidal solution, second one is a macromolecular colloidal solution. तो मैक्रो का क्या मतलब है कि जो अब colloidal solution बनेगा उसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर colloidal solution आपने 10th में भी पढ़ा है सोप के केस में कि सोप कैसे बनता है। ठीक है, उसमें आपके पास बड़े साइज़ के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज अ मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स।
सो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? पहली बात कि ये सब्सटेंस क्या है जिनका साइज़ बिग है। पीछे में क्या था, साइज़ बड़ा था, एक छोटा था, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ साइज़ क्या हो गया, बिग हो गया है। ठीक है, अगर साइज़ बिग है तो मतलब हमें इसका साइज़ क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ताकि हम इसको 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज पर ले जा सकें। सो अब हम क्या करेंगे इसके लिए हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है इसको हमने सॉल्वेंट में डाल देना है। दिखती बात है कि आप इसको पानी में डालोगे तो पानी में ये घुल जाएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और इसकी रेंज किस में आ जाएगी, कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाएगी। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड आपके पास आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स आपने किया होगा सोप में मिसल्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो वो उसमें आपके पास ये आता है, मतलब जो सोप का फॉर्मूला होता है, हमें पता है सोप में 2 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक इसका नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, इसका एक पार्ट पॉजिटिव होता है और एक पार्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को आप हेड और टेल बोलते हो। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट 2 पार्ट से बना होता है, एक हेड होती है इसकी और एक टेल होती है। ठीक है, और ये आपके नेगेटिव पार्ट से मिलकर बना होगा, हेड वाला पोर्शन होगा, टेल वाला पोर्शन होगा। तो इस तरह से ये मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। या फिर 10th में पढ़ा है कि आप कपड़े कैसे धोते हो। ठीक है, यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मिसल्स की फॉर्मेशन कैसी होती है। थैंक यू।